पुण्यश्लोक दास ने अभी उड़ीसा का जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें 25th रैंक हासिल की है। और सबसे पहले मैं पुण्यश्लोक को बधाई देना चाहता हूँ उनके इस रिजल्ट के लिए। और पुण्यश्लोक मेरे लिए एक केवल गेस्ट ही नहीं है, मेरे दोस्त हैं। हम लोग DSNLU में साथ में थे, बैचमेट थे और बहुत मेमोरीज हैं हमारी साथ में। मैं पुण्यश्लोक को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस बात के लिए उन्होंने अग्री किया कि वो आप सबको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको गाइड कर सकें। तो वेलकम पुण्यश्लोक and congratulations once again on your success in judicial services examination. I am really proud of you and I am sure all of us are really proud of you. Thank you so much, Amandeep, for having me here. And I must put on record my sincere appreciation for this entire team for the kind of work that you have been doing since the last 3-4 months in particular. I know how much struggle you had to go through in the last 2-3 years, and wherever you have come up, I think this is something that we all are, as friends, very proud of. So I'm just a call away anytime. No need to say thank you or no need to formally ask me to come. Anytime, if you want, I'm always available if I am of any help. Thank you Punyashlok for these kind words. और तुम हमेशा, मतलब अभी केवल इंटरव्यू में बोलने वाली बात नहीं है, तुम हमेशा, मतलब जहाँ भी जरूरी हो सका है तुमने हमेशा हेल्प की है। अगर कभी भी मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, और ये अपनी दोस्ती तो बरकरार रहेगी ही। आज अपन यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन के लिए हैं, तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा वो ये पूछना चाहूँगा, जो कि जनरली मैं पूछता हूँ सबसे, कि जब तुम्हारा इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया, जब फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट तुम्हें किसने बताया और मतलब क्या कर रहे थे तुम उस टाइम पे और क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली अमनदीप, मेरा इंटरव्यू तो जो था वो सबसे एंड में था। सो मेरा जो इंटरव्यू था लास्ट पेज ऑन द लास्ट डे पे था, और विद इन 4-5 डेज रिजल्ट्स आने वाला है ये सबको पता था, पर कब आने वाला है ये एक्चुअली नहीं पता था। तो बेसिकली आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स, 3 दिन 4 दिन के बाद मैं चेक करता था OPSC का वेबसाइट कि रिजल्ट्स आया है नहीं आया है। और आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक मुटकोट की टीम थी जिसको मैं प्रिपेयर करवा रहा था मेमोरियल राउंड्स के लिए। ऑन रिकॉर्ड में उनको सॉरी बोलना चाहूंगा कि उसके बाद जो सिचुएशन आ गया, इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था कि मैं उनको ठीक से गाइड नहीं कर पाया। पर उस टाइम पे ही रिजल्ट्स आया था, और जब मैंने अपना नाम देखा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगा, पर पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कुछ टाइम के लिए इमोशनल था। पर एज ए होल आई कैन से दैट स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा खुश थे मेरे सक्सेस पे। आई थिंक वो सबसे बड़ी बात थी। राइट। मैंने आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुण्यश्लोक जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको ये पढ़ाते हैं। और मैंने भी इंस्टा वगैरह पे काफ़ी पोस्ट देखे उन स्टूडेंट्स के, और आई एम श्योर कि वो जो स्टूडेंट्स हैं पुन्नी के, वो बहुत चाहते हैं पुण्यश्लोक को, और ये फेवरेट प्रोफेसर होंगे उनके। और अब जब ये जुडिशरी में चले जाएंगे तो दे विल बी लूजिंग देयर वन ऑफ द फेवरेट्स। तो पुन्नी, मैं तुम्हें पुन्नी बोलूंगा पूरे उसमें, जो मेरी आदत है। पुण्यश्लोक मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगता है बोलना। No issue, you can call me anything, not an issue. तो पुन्नी, मुझे ये बताओ कि एक क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि अगर वो वर्किंग है तो क्या वर्किंग होने के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, और अगर की जाए तो उसका अप्रोच क्या हो, या इंसान क्या हर्डल्स फेस करता है। तो ऐसे लोग मुझे लगता है काफी तादाद में हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब इसको अगर मैं 3 वेज में आंसर दे सकता हूँ। प्राइमरीली अगर आप देखें कि आप जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इज इट द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ? दैट इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। सेकेंड वन, वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप का एक ड्रीम होता है कि हमारा लड़का जुडिशियल सर्विस या कोई गवर्नमेंट सर्विस जाए। कुछ गलत नहीं है, सबके माँ बाप के एस्पिरेशंस होते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि I should achieve this goal because my friends are achieving this goal as well. So their success is basically relative. तो इन 3 तरीके के लोगों में से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में आते हैं।
तो मैं सबसे पहले जब मैं बिगिन किया तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि जुडिशियल सर्विस में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, स्पेशली उड़ीसा जुडिशियल सर्विस में, उसमें से एक दो सब्जेक्ट्स को छोड़ देने से मेरा कोई इंटरेस्ट एरिया भी नहीं था। I am more inclined towards public international law. I am more inclined towards humanitarian law, trade law और competition law. तो primarily जब मैंने start किया, it was because my parents, they had an aspiration that our son should actually go for judicial service or some other form of service. Right. When I started law as a profession, or when I started teaching law as a profession, but over the period of time, I developed perspective towards judicial service during this preparation only. अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, irrespective of the fact आपका कैरियर ग्राफ कैसे भी हो, irrespective of the fact हो सकता है आपका आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छा हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन और ऑनेस्टी अपने आप में रहना बहुत जरूरी है। एंड ऑनेस्टी इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आप इंटरव्यू के टाइम जो बोलते हो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जुडिशियल सर्विस, तो एक कॉमन आंसर होता है आई वांट टू सर्व दिस सोसाइटी। मैं उस आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप से क्या आंसर देना चाहते हो कि आप जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करके खुश रह सकते हो क्या? मेरे एक टीचर थे टेस्ट के, उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि जिस भी प्रोफेशन में आप काम करके आने के बाद रात में जब आप सोने जाते हैं, अगर आपको नींद अच्छी आती है और आपके चेहरे पे स्माइल है, वो सबसे दुनिया की बेस्ट प्रोफेशन। तो हमेशा मैंने यही चीज मैंने फॉलो किया। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंस, मैंने जब देखा कि किस तरह के जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, और मैंने देखा कि क्या मैं इस तरह का कुछ जजमेंट्स दे सकता हूँ, क्या मैं इसका एनालिसिस ठीक तरीके से कर सकता हूँ। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वाज कन्विंस्ड कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई शुड ऑप्ट फॉर। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि आई शुड गो फॉर जुडिशियल सर्विस, बट देयर इज अ कैविएट अटैच्ड टू इट एज वेल। प्राइमरीली मैं एक प्रोफेशन में था, और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि मेथड सबके अलग अलग हो सकते हैं। Right. But why you want to join a particular profession, that is something that you need to figure out first. और secondly, जब मैंने decide किया why I should go for judicial service, should I solely focus on judicial service or should I continue along with my teachings? Because just because I am making a transition to judicial service, I should not deny the fact that I enjoyed teaching. Yes, that I know for a fact about you. मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता था, मुझे उनसे सीखने में अच्छा लगता था। एक्चुअली इट वाज ए को लर्निंग प्रोसेस। तो मेरे लिए उस जगह पे ये डिसाइड करना, मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर डेफिनेटली था। राइट। क्योंकि अगर मैं इधर पूरी तरह से फोकस करूं, बस उनको पीपीटी दे दूं या नोट्स दे दूं, दैट मीन्स आई एम डूइंग इनजस्टिस टू द वर्क व्हिच इज पेइंग मी। Right. And I am doing injustice with the 120 students who I am teaching. So ये मैं नहीं कर सकता था ethically. So मैंने ये streamline किया कि जो भी subjects judicial service में आते हैं, उसमें से major subjects मैं ले लूं पढ़ाने के लिए, और मैंने meticulously lectures उसके लिए prepare किया, and along the line मुझे separately prepare करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी टाइम पे जब मैं उनको पढ़ाता था, सिंसियरली मैं अपना एफर्ट्स डालता था, तो एंड में वो मेरे काम आया। राइट। सो पुण्यश्लोक, मतलब तुमने ये जो आंसर दिया काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया, और वो बेसिकली जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वो मतलब बहुत ही सही बात है, पर उसके बारे में लोग बात कम ही करते हैं, क्योंकि फिर वो बोल देते हैं कि नहीं हमारा तो पैशन है और हम इसलिए करना चाहते थे, जबकि ज्यादातर लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सोसाइटी में पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं या आसपास के अंकल ऐसा बोल रहे होते हैं कि जज बनोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे उन कैटेगरीज के लोगों से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दिक्कत है कि मान लीजिए जैसे मैंने जुडिशियल सर्विस क्लियर कर लिया या किसी और ने क्लियर कर लिया, ऑब्वियसली 4 दिन के लिए मेरी इंटरव्यू होगी, मेरे 10-12 न्यूज़पेपर में फोटोज छपेंगे, और उसके बाद क्या? सही बात है, बिल्कुल। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो जुडिशियल सर्विस आपके लिए नहीं है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ए वेरी सिंपल एग्जांपल। ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि आपके फ्रेंड्स जज बने तो आपको भी बन जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में तो
ग्रेड्स में उन लोग के ग्रेड्स आपसे कम थे, आपके ज्यादा थे, तो आप कैसे नहीं बन पाओगे। ये तरह का साइकोलॉजी भी रहता है लोगों में। राइट, मैं समझता हूँ। मैं उन लोगों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आज अभी हमारे पास 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वैसे ही कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं पास्ट में भी, जिन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत, और उनका लेगेसी जो होता है थ्रू देयर जजमेंट वी फॉलो। पर अबाउट द इंसिडेंट ऑफ 17 December 1987, the Bhopal gas disaster, a district court judge gave an interim order of 350 crores in the year 1987 by invoking 151 of CPC. मतलब अगर आप में विजन नहीं है, अगर आप अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट नहीं है, तो आप इस तरह का जजमेंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। The kind of integrity, the kind of responsibility that this work demands, that is something one has to understand. The legacy is something that will follow based on the work that you have done. It's not something that you can quantify based on what you are achieving. I have just qualified judicial service. Whether I will be a good judge or a bad judge, that is something is dependent on my work that I am going to do in the next few years. So this is something that one has to take into consideration while they are preparing for such services. पुनेश लोग, एक बहुत ही ईमानदार बात बताता हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि तुम्हें बोलते हुए सुनना मुझे अच्छा लगता है, और मतलब ऐसा रहता है कि तुम बोलते रहो, मैं सुनता रहूं। तुम बहुत अच्छा बोलते हो। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत हद तक यकीन है, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे जज बनोगे। एकेडमिक्स एक बहुत अच्छा एकेडमिशियन अगर खो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी को एक बहुत अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, जो उसकी जो जुडिशरी में जाके काफी सेवा कर पाएगा जुडिशरी। और मैं आप सबके लिए बता दूं कि पुनेश लोग केवल उस कैटेगरी में नहीं आते जो केवल जुडिशरी ही कर सकते थे। पुनेश लोग एन नंबर ऑफ चीजें कर सकते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज के, हमारे बैच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में थे, और जिनकी पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इंटेलेक्ट के कारण और चीजों को देखने के नजरिए के कारण। तो आई एम श्योर जो पुनेश्लोक ने बोला वो आप सबके दिमाग में रहेगा, ये डिसाइड करते टाइम कि आप एक्चुअल में जुडिशरी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, या आप जुडिशरी केवल उस बात के लिए दे रहे हैं कि सब आपको उस दिन कॉल करेंगे और 4 दिन आपके इंटरव्यूज करेंगे। तो ये चीज बहुत ही अच्छी चीज है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो पुन्नी, आगे बढ़ते हुए, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया इस दौरान, मतलब डिमोटिवेशन भी होता ही होगा शायद, क्योंकि एक लंबी जर्नी थी, और जब आप काम के साथ ये प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे फेजेस आते होंगे जब पढ़ नहीं पाते होगे शायद। तो इस टाइम को कैसे डील किया, और अपने यहाँ जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा लंबा ही होता है, और तो इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को कैसे कंपोज रखा, कैसे फोकस्ड रखा, और क्या टिप्स होंगे आपके इस फेज से डील करने के लिए? काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डिमोटिवेशन, स्ट्रेस सबको आता है। और जब मेरा लास्ट ईयर मैंने दिया था, मेरा इंटरव्यू पे कॉल आया था, पर मेंस इंटरव्यू टोटल मार्क्स में मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन। और उस टाइम पे भी मैं एकेडमिक्स में ही था, मैंने कभी एकेडमिक्स छोड़ा नहीं, मैंने जॉब नहीं छोड़ा। सो इट्स नॉट बिकॉज मेरा कोई ऐसा इकोनॉमिक नीड था या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था, बट डेलिबरेटली ही, कॉन्शियसली मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जॉब अपना करूंगा। पर दो चीजें आदमी को देखनी पड़ती है। प्राइमरीली आपका जो प्रोफेशनल गोल्स है वो टेम्परेरी है। प्रोफेशनल गोल्स अगर आप आज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कल अचीव कर लेंगे। वी वर गोइंग थ्रू ए पेंडेमिक, सिचुएशन खराब थी लोगों की, किसी के जॉब नहीं थे, किसी के हेल्थ इश्यूज थे। तो उस समय जो आपका पर्सनल लॉस था वो परमानेंट रहता है। तो उस टाइम पे सबके साथ रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों को देखते हुए, और मोटिवेशन की अगर बात करें तो मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन पिछले 1 साल में मेरे स्टूडेंट्स थे। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट, जब मेरे कुछ 3 क्लास थे और अगले 2 दिन बाद मेरे मेंस के एग्जाम थे। तो एक स्टूडेंट ने बोला, 4th ईयर का स्टूडेंट है, उसने बोला सर आप हमें बस अटेंडेंस दे दीजिए और नॉट एन इश्यू, आप हमें 3-4 दिन मत पढ़ाइए सर,
आप अपना एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। नो डाउट हम लोग लूज आउट करेंगे, पर हम नहीं चाहते कि हमारा टीचर ये एग्जाम के लिए अपना टाइम मैनेज ना कर पाए हमारी वजह से। उसने काफी बड़ी बात कह दी थी, क्योंकि नो डाउट वो चाहता था मैं उन लोग को पढ़ाऊं, पर एट द सेम टाइम उसने वो नोटिस भी किया कि इसके ऊपर एडिशनल प्रेशर है क्लासेस का। तो एज सच उसने बोला आपने 2 क्लास ले लिया, 1 क्लास सर आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। सो मेरी स्टोरीज कितनी भी छोटी हो, कितनी भी इनसिग्निफिकेंट हो, उनकी नजर में जब आप हीरो रहते हो ना, तो हमेशा यही रहता है कि उनके लिए कुछ करें। तो ये मैं उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। यार मतलब ये बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना, पढ़ाना, एकेडमिक्स, ये सब मतलब मेरा भी पैशन है। और ये सारे इंसिडेंट सुन के एक्चुअल में और ज़्यादा प्यार हो जाता है स्टूडेंट से। तो ये जो सेल्फलेस होने वाली बात है ना स्टूडेंट्स की, ये एक्चुअल में एक एसेट है अगर आप एक टीचर हैं तो एक टीचर की। तो पुनी इसको कैरी ऑन करते हुए, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सबसे बड़े जो मोटिवेटर रहे वो तुम्हारे स्टूडेंट्स रहे। यस। तो एंड आल्सो आई मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड कि कुछ लोगों का जो सानिध्य होता है, जो प्रॉक्सिमिटी होता है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एंड फॉर दैट मैटर द डीन स्कूल ऑफ लॉ, आई मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड प्रोफेसर एल.के. देव सर, वो एमएनएलयू के फाउंडिंग डीन भी थे। तो उनसे मुझे जितना मैनरिज्म, जितना पॉजिटिविटी, उनसे मुझे जितना सिविलिटी सीखने को मिला, उनसे मुझे वो कुछ ना भी बोले, उनके प्रॉक्सिमिटी में रह के ही मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे को उन्होंने उस टाइम पे सिलेक्ट किया जब मेरे पास ना एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास इतना नाम था, ना कुछ था, पर उन्होंने मुझे उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस और अपना ट्रस्ट दिखाया। तो इसलिए मैं आई थिंक जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। राइट। तुमने पहले भी उनकी काफी तारीफ की है मुझसे, जब हमारी पहले भी बात हुई है, और उन्होंने भी कुछ स्पार्क देखा होगा तुम्हें जो सबको दिखाई देता है। तो पुनी, अच्छा अब थोड़ा सा हम काफी अभी हम सीरियस बात कर रहे हैं, सीरियस बातों से लेके थोड़ा लाइट करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। अदरवाइज जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल उनको लगेगा कि बहुत केवल हमेशा इंटेलेक्चुअल बातें ही करता है क्या इंसान। तो पुनी पुनी टाइम में तुम क्या करते थे, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तुम क्या करते थे? क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाना, फिर उसके बाद पढ़ना, और एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना, तो स्ट्रेस हो जाता होगा। एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो आई होप यू कैन रिकॉल वन ऑफ द सिचुएशन जहां पे हम लोग को एक डमी टीम बनाया गया था पार्लियामेंट्री डिबेट में। तो हमने वो पार्लियामेंट्री डिबेट को काफी जल्दी खत्म किया था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था हमें MS धोनी मूवी देखनी है। मूवी देखी तो, और हम जानबूझ के हारे थे। यस, फ्री टाइम में मुझे मूवीज देखना, क्रिकेट देखना, फुटबॉल फॉलो करता हूँ, ये सब पसंद है। हालांकि पुनी कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने काफी डीमोटिवेट किया होगा, क्या ऐसा मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट भी था तुम्हारे आसपास? और अगर, क्योंकि होता है, मतलब हो सकता है तुम्हारी लाइफ में ना रहा हो, तुम बहुत लकी हो इस मामले में, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, या उनको लगता है कि इसको इतनी सक्सेस मिलनी चाहिए, वो उनके दिमाग के थ्रू है, राइट? एग्जाम उन्हें नहीं, तुम्हें लिखना है, बट फिर भी ऐसा होता है। तो कुछ एडवर्स कमेंट्स होते हैं, इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो कि लोगों को अफेक्ट कर जाती हैं, तो उससे कैसे डील करें? ये भी काफी सही सवाल है। और मेरे केस में मैं अगर आपको अपना पास्ट बैकग्राउंड बताऊं तो मतलब मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मेरा आप अगर स्कोर्स भी देखें तो 10th से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक वही 70 से 80% के बीच में ही हमेशा रहा है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन में बाकी लोग कम स्कोर करते थे तो लगता था कि मैं अपर हाफ में आ गया, पर मेरा स्कोर हमेशा वही रहता था। पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 to 80% बहुत अच्छा होता है, मतलब आप टॉप करते हो। ये बोल रहा हूं क्योंकि बाकी लोग के कम आ जाते थे, तो मेरा पर वही सेम स्ट्रीमलाइन उसी में ही था, मतलब कंसिस्टेंटली उसी रेंज में ही रहा। तो मैं अपने आप को हमेशा से ही एवरेज माना हूं, और एवरेज होने का एक फायदा भी है कि आपसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। मेरे पापा की हो सकती है कभी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, पर उन्होंने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने बोला था तू इंजीनियरिंग मत कर, तू लॉ कर। पर मैंने बोला था नहीं, इंजीनियरिंग करते हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग करने गया 1 साल बाद, मैं ये डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग तो मुझे नहीं करना है, बाकी कुछ भी कर लूंगा पर इंजीनियरिंग नहीं करना है। तो जब क्लास 11 का एक इंसिडेंट याद आता है,
टीचर का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि उतना सिग्निफिकेंट है भी नहीं वो मेरे लिए, मेरे लाइफ में। तो ये हुआ था कि जैसे 2010, 11, 12 की बात है, उसमें क्या होता था आपको कि एक ये रहता है कि 10th के बाद आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियस चॉइस है, सबको यही बोलेगा कि हम आईआईटी करना चाहते हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो। और उसके बाद उस टाइम पे एक ये था कि आपको आईएम जाना है, एमबीए करना है। तो जैसे सबको ही बोलते थे, मैंने भी यही बोला, सर मुझे भी आईआईटी करना है, ट्राई करूंगा, नहीं तो आईएम जाऊंगा, एमबीए करूंगा। ये तो कस्टमर है, सबको यही बोलना है। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बोला था कि आईएम का फुल फॉर्म जानता है तुम, या एमबीए का फुल फॉर्म जानता है। वो मुझे काफी बात लग गई थी। और उन्होंने ये बोला था कि तुम जैसे लड़के आईएम के लड़कों के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। बाय 4th ईयर एक्सेप्ट आईएम अहमदाबाद, मैं हर आईएम में जाके डिबेट जीत के आया था। और एमयूएस जीते तुमने अलग अलग आईएम्स में जाके? हाँ, तो नो डाउट प्राइमरी सबकॉन्शियसली वो चीज था, पर इन दिस प्रोसेस क्या हुआ कि मैं काफी कुछ सीखा और मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ उस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने उस चीज को ऑनेस्टली पॉजिटिव वे में लिया। सो मेरा ये सजेशन सबके लिए यही होगा कि कोई भी क्रिटिसिज्म को आप उस टाइम के लिए हर्ट करेगा, वी ऑल आर इमोशनल, सबको कोई ना कोई चीज चुक जाती है, पर उसको आप ज्यादा दिन तक लगा के मत बैठिए, उससे पॉजिटिव चीजें लीजिए और उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। और मैंने जैसे कहा कि मतलब प्रोफेशनल गोल्स आर ऑलवेज टेम्पररी, सिंस लास्ट ईयर मैं ये चीज रियलाइज कर चुका था। तो अभी उसके बाद कोई कुछ भी बोलता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एग्जाम्पल तो बनूंगा, या तो बैड एग्जाम्पल या तो गुड एग्जाम्पल। तो मुझे इस तरह से कोई मतलब प्रॉब्लम था नहीं किसी चीज। राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप एक तो बहुत ज्यादा दिल पे मत लगाइए, पॉजिटिवली लीजिए एंड स्पीक बाय योर एक्शंस नॉट बाय योर वर्ड्स। और अगर मतलब सक्सेस स्पीक्स, जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस स्पीक्स 1000 टाइम्स लाउडर देन योर वर्ड्स डू, तो बिल्कुल सही अप्रोच है इसको डील करने का। तो पुन्नी, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम्हारी जो स्कूलिंग है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में तो हम साथ ही थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन। और खासतौर पे मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे रिकॉल करना चाहूंगा, जब हम डीएसएनएलयू में एडमिशन लेने के लिए गए थे, फर्स्ट डे जो था हमारा काउंसलिंग वाला जो दिन था, तो अभी जब तुमने वो इंजीनियरिंग वाली बात की तो मुझे याद आया कि हम मिले थे एडमिशन काउंसलिंग के दौरान। तो तुमने मुझे बताया था कि यार मैं तो आ गया हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग छोड़ के आया हूँ, और मैं फर्स्ट ईयर वहाँ से छोड़ के आया हूँ, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे कॉलेज का नाम भी याद है। तो अभी मुझे वो बात याद आई कि हाँ, कि तुम इंजीनियरिंग एक साल तुमने वो स्किप किया था, तुम्हें वो एक साल बाद रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है? मैं शुरुआत से क्लियर था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है। नहीं, 1-2 महीने बाद ही मैं रियलाइज कर लिया था कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, इंजीनियरिंग करना चाहिए, शायद इसी से ही लोग सक्सेस फेलियर डिसाइड करते हैं। 2 चीज होती है, इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। बायोलॉजी में मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो एक ही चॉइस बच गया, इंजीनियरिंग। तो उस तरह से ही उस पे मैं गया था। राइट। तो और एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पुण्य श्लोक की अगर आप सीवी कभी देखेंगे, उनका जो एक्चुअली जो रिज्यूमे देखेंगे, तो आप उसमें ये पाएंगे कि उन्होंने जो MUN होते हैं, मॉक यूनाइटेड नेशंस होते हैं, वो शायद ही इंडिया का कोई बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे वो जीते नहीं होंगे। और मेरे लिए, हम सब के लिए कॉलेज में तो ये था कि अगर पुण्य श्लोक के साथ कोई जा रहा है तो वो कोई भी चला जाए, वो मतलब विनर की ट्रॉफी लेके ही आएगा, और ये एक सक्सेस की पक्की गारंटी थी। जैसा कि हम लोगों के मतलब पुण्य श्लोक के साथ ये रेपुटेशन जुड़ी हुई थी वहां पे। तो पुण्य, अभी प्री और मेंस, इसके बारे में बेसिकली एक वो छूट गया, मैंने आपसे आपकी वो एजुकेशन के बारे में पूछा था, स्कूल से लेके अभी तक प्लीज। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन टिल क्लास 10th में SDMT प्रभावती पब्लिक स्कूल टिटलागढ़ से किया था। राइट। उसके बाद 11th में मैं श्री चैतन्य विशाखापट्टनम गया था, पर वहां क्योंकि मैं होम सिक हो गया, तो मैं इधर फिर केंद्रीय विद्यालय में आके अपने ही टिटलागढ़ के लोकेशन के पास एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां के केवी में मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद मैं DSN, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं लॉ आया, और आज तक मेरा लॉ स्कूल मेरे घर वाले नहीं देखे हैं। करेक्ट। हालांकि हम लोग कॉन्वोकेशन भी नहीं देख पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट यस। और उसके बाद हमेशा रहेगा। उसी साल जब हम लोग हमारा लास्ट डे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम उस टाइम पे मेरा टिस्ट का रिजल्ट आया था, और उसके बाद मैं जाके टिस्ट में LLM किया था 1 साल। और उसी दौरान किसी ने बोला कि नेट का एग्जाम दे दो, नेट का एग्जाम दे दिया, एक्सीडेंटली क्लियर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। राइट। तो पुन्नी, तो मुझे ये बताओ कि एक जो लॉ स्कूल की जर्नी होती है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी नॉर्मल कॉलेज में चले जाएंगे जो हमारी सिटी में है, जो लोकल कॉलेजेस होते हैं वहां चले जाएंगे, और हम NLU चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
और लॉ तो दोनों में सेम पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारे ओपिनियन में एक अच्छे स्कूल का, एक अच्छे कॉलेज का, खासतौर से स्कूल से ज्यादा कॉलेज की बात करूंगा मैं, किसी के लाइफ में होना कितना जरूरी होता है, और हाउ हैज योर एजुकेशन इन यूजी एंड पीजी shaped you up as a person or as a professional? सी अगर मैं यूजी की बात करूंगा तो मोर देन द टीचर्स आई थिंक मेरे पीयर ग्रुप इतने अच्छे थे। मतलब आप लोग के साथ इंटरेक्शन और हॉस्टल टाइम, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि हॉस्टल में आप जितना सीखते हो उतना आपको कोई लॉ स्कूल का क्लासरूम नहीं सिखा सकता। वो लास्ट इंडिया की अगर एजुकेशन सिस्टम अगर देखें तो उसको टीचर्स बस रन नहीं करते, लास्ट नाइट पे जो आपका दोस्त आपको पढ़ाता है उनसे भी चलता है। तो लॉ स्कूल का पीयर ग्रुप जो था वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। पर पीजी में अगर मैं बात करूं तो पीजी में टिस का कल्चर और टिस का जो प्रोफेसर थे, आई मस्ट मेंशन प्रोफेसर अरविंद तिवारी, द डीन स्कूल ऑफ लॉ टिस बॉम्बे एज वेल, बिकॉज ही हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू गो फॉर जुडिशियल सर्विस। तो उनका जो वर्क एथिक्स है और उनका जो कल्चर है वो मुझे काफी पसंद आया था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लूं यहाँ पे, मान लीजिए कि अभी जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट है। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए एक बस स्टैंड नया वाला स्टेट ऑफ आर्ट बस स्टैंड बना है और काफी अच्छा बस स्टैंड बना है। रिसेंटली अभी मेरे भाई के शादी के दौरान कुछ मेरे गेस्ट आए थे हमारे गांव से, तो व्हेन आई एनक्वायर्ड फॉर देम, आपके यहाँ तो अच्छा बस स्टैंड बन गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, अब तो बहुत अच्छी बात है, बस शटल सर्विसेज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही थी, उन्होंने बोला कि बस स्टैंड तो है पर वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, तो कभी भी वो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वहां नहीं रोकते। मैंने बोला हाँ नहीं रोकते क्योंकि शायद हो सकता है ट्रैफिक कंजेशन आए या कुछ इश्यूज है उसीलिए नहीं रोकते होंगे। राइट। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर उन लोग जाके सीधे बस स्टैंड में रोकेंगे तो अराउंड 150 से 200 रुपए लोगों को देने पड़ेंगे हॉस्पिटल आने में। मैंने पहले सोचा 150-200 रुपए स्टिल रीजनेबल, बट वहां पे मैं गलत था, क्योंकि मेरी सैलरी में हो सकता है 150-200 रुपए रीजनेबल हो, बिल्कुल, पर वेस्टर्न उड़ीसा की बात करूं तो मोर देन 30% पीपल आर इन दैट लाइन ऑफ बीपीएल। तो जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट है, जो सीजनल माइग्रेंट है, जो अभी अभी अपना जॉब खो बैठा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है, अगर उसका कोई हेल्थ क्राइसिस होता है, क्या उसके पास उस टाइम पे 150 से 200 रुपए हो सकते हैं कि ऑटो बुक करके हॉस्पिटल आए? सही बात है। ये बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या नॉमिनल होंगे मेडिसिन भी, पर वहां तक पहुंचने का उसका जरिया। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि मतलब हम जब ये रीजनेबल मैन क्राफ्टमैनशिप के थ्रू बताते हैं कि एक रीजनेबल मैन होना चाहिए, इसने मुझे ये सिखाया कि रीजनेबल मैन also requires our analysis of social barriers that people are going through। टेस्ट ने मुझे सिखाया कि सिविलिटी क्या होता है, टेस्ट ने सिखाया कि इंक्लूसिविटी क्या होता है। तो काफी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया चीजों के ऊपर, और इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि टेस्ट का जो 1 ईयर एजुकेशन था वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था और सिग्निफिकेंट था। राइट। इवन पुनीत, जैसे तुम्हारी ये बात है डीएसएनली वाली बात से तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं टेस्ट तो नहीं गया, तो कि हम लोग आपस में हमने ज्यादा सीखा। मतलब ये बात मैं बाकी सबको बोलता भी हूँ जब कोई डिस्कशन होता है कि टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, नो डाउट, पर हमने जितना क्लासरूम में सीखा, क्लासरूम के बाहर हमने उससे ज्यादा सीखा। और वो बातें उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनमें वो इनपुट होता था जिससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। तो बिल्कुल पुनी, अब फाइनली मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जैसे जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे तो उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद, मतलब सिलेक्शन तो हो ही गया ऑब्वियसली, तो कौन सी ऐसी एक या दो चीजें होंगी जिन पे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, और जो अभी आप देख सकते हो, बाद में आने के बाद तो चीजें चेंज होती हैं, पर अभी आपके हिसाब से कौन सी चीज पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? आई थिंक रिसेंट टाइम्स पे अगर आप देखें तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे फोकस करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एट लार्ज, एंड देयर हैज टू बी ए बैलेंस बिटवीन बोथ बार एंड बेंच। आप आइसोलेटेड कभी भी जज ये नहीं कर सकता कि मैं बिना बार को सुने केस डिसाइड करता हूँ। यू हैव टू अप्रिशिएट द बार एज वेल। ए गुड बार विल मेक ए गुड बेंच। सो कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला प्रिंसिपल अप्लाई करना ही पड़ेगा
They are both complementary to each other. बिल्कुल। तो बेसिकली आपका जो फोकस है वो स्पीडी जस्टिस पे रहेगा शुरुआत में, और दूसरा कि इफेक्टिव जस्टिस, यस, प्रिवेंटिव, और कोऑर्डिनेशन बेंच के बार के साथ अच्छा रहे। तो पुनी, फाइनली मुझे आप ये बताओ, मैं अभी इस इंटरव्यू में मैं प्री और मेंस के उसके बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो मैं पहले भी जो मैंने कॉन्वर्सेशंस किए हैं बाला और आशुतोष के साथ, उसमें मैंने पूछा है, और इस तरह के कई सारी चीजें हैं। मैं आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू के बारे में पूछूंगा कि इंटरव्यू के मामले में आपका क्या अप्रोच था, और आपके हिसाब से इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आंसर लोगों को बहुत हेल्प करेगा, और अगर आप दोगे तो अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा उनको। मैं अगर अपने केस की बात करूं, मतलब मैंने जो मिस्टेक्स किए मैं पहले वो बता देता हूं इंटरव्यू में, क्योंकि वो जानना भी जरूरी है। प्राइमरीली आप इंटरव्यू से पहले अपने आप को टाइम दीजिए। इस बार इंटरव्यू से पहले मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड था किसी और फंक्शन में कुछ दिन पहले तक। मतलब मेरे पास था, ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में था तो मेरे पास टाइम वैसे था, पर इंटरव्यू से पहले आपको 3-4 दिन का गैप अपने लिए देना पड़ेगा। वो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा मेरे लिए। नहीं तो टाइम तो आपके पास वैसे भी 1-1.5 महीना है, क्योंकि 1-1.5 महीना इंटरव्यू चलता है। पर जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले आप कुछ भी ना कीजिए, बस आप अपने आप पे फोकस कीजिए पहला, उससे पहले के 2-3 दिन में। और सेकेंडली, हो सकता है इंटरव्यू में पहला 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए आपसे जिसका आंसर आपको ना आता हो, पर उस जगह पे नर्वस एनर्जी भी आती है। नर्वस होना अच्छी बात है, क्योंकि that particular position is important for you, that's why you are nervous. Right. तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप नर्वस हो, हर कोई को नर्वसनेस सबका रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके बाद आप अपना पॉजिटिव एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो, किस तरह से आप उनको आंसर करते हो, और गलती से भी आपको रॉन्ग आंसर्स नहीं देना। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, बी जेन्युइन, ऑनेस्टली आप बोल दीजिए मुझे इसका आंसर नहीं आता, आई विल ट्राई टू रिकॉल, आई विल ट्राई टू रीड अबाउट इट लेटर ऑन। तो ये मत बोलिए कि आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर, वो एक गलत अप्रोच है। और हमेशा ये मैंने देखा इंटरव्यूज में, मैंने कभी कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, और जो मैं ऑनलाइन देखता हूँ मॉक इंटरव्यूज, आई डोंट थिंक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं वहां पे। एंड यूजुअली पीपल से दैट बी योरसेल्फ होना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। सही बात है, क्योंकि आप वहां जस्ट आपके सामने एक हाई कोर्ट जस्टिस बैठे हैं, एक चेयरमैन बैठे हैं, एक और मेंबर बैठे हैं, उनके सामने आपको बी योरसेल्फ होना इन दैट 8 to 10 मिनट्स, ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और जो भी आप आंसर दे रहे हैं ऑनेस्टली दीजिए, सिंसियरली दीजिए। उनको सिंसियरिटी दिखाई देती है जब भी आप आंसर दे रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो समझ जाएंगे कि आप सिंसियरली, आपका अप्रोच क्या है, आप ऑनेस्ट हैं या नहीं। और क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो तो आपका मेंस में टेस्ट हो चुका है, तो नॉलेज वाली कोई बात यहाँ होती नहीं है। पर हो सकता है एडवर्स सिचुएशन को आप कैसे फेस करते हैं। मान लीजिए मेरे को 3 आंसर नहीं आया, पर उसके बाद के जो 6-7 क्वेश्चंस हैं उसको मैं खराब कर दे रहा हूँ ये पहले 3 क्वेश्चन की वजह से या नहीं, वो चीज उन लोग जरूर देखेंगे। और मैं बाकी 6-7 क्वेश्चंस कैसे मैनेज कर रहा हूँ या कैसे हैंडल कर रहा हूँ, वो चीज उन लोग जरूर देखेंगे। तो आपकी सिंसियरिटी और आपकी ऑनेस्टी ही आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर दिला सकता है। राइट, तो ये मुझे लगता है ये जो आपने आंसर दिया, ऑलमोस्ट इट कवर्स एवरीथिंग, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट इंटरव्यू, और बहुत मिथ्स तैर रहे हैं हवा में कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको ऐसे जाना है, इस कलर का सूट पहन के जाना है। तो ये लोग बहुत ज्यादा फालतू में पैनिक कर जाते हैं आई थिंक। तो अब जब ये सूट वाली बात बोल ही दी है, तो मैं एक बार तुमसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या बेस्ट ड्रेस कोड होना चाहिए, मतलब इंसान को कितना टेंशन लेना चाहिए अपने ड्रेस कोड का इंटरव्यू में, क्योंकि आजकल भी मैं ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सुन रहा हूँ। देखिए, अगर हम जुडिशियल सर्विस या एज ए लॉयर प्रोफेशन लेते हैं, तो उन लोग का एक ड्रेस कोड पहले से ही, मतलब लॉयर्स का तो पहले से ही सेट है, तो उस तरह से मतलब फॉर्मली ड्रेस्ड होना सही रहता है। पर मैं नहीं समझता, अगर आप मुझे पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो कोई कोई ब्लेजर पहनते हैं, कोई कोई ब्लेजर नहीं भी पहनते। मैं नहीं समझता किसी का आइडेंटिटी उसके ड्रेस कोड से डिफाइन होता है। बिल्कुल, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, और क्योंकि देखिए इस जॉब के लिए आपका सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, ये 3 आपका प्री रिक्विजिट है। ये अगर आपके पास है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपका ड्रेस कोड चाहे विद ब्लेजर हो विदाउट ब्लेजर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप विदाउट ब्लेजर भी जा रहे हैं तो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आई डू नॉट नीड टू हाइड माय बॉडी ऑल टुगेदर। Right. Purni, it was very actually it was very nice
having this conversation with you. और मुझे बहुत मजा आया बात करके तुमसे इस तरह से. वैसे मतलब अपन सीरियस बातें तो करते ही नहीं है जब नॉर्मली बात करते हैं तो. और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी अपन ऐसे कॉन्वर्सेशंस करेंगे, ऐसे चैट्स हमारे होते रहेंगे, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली तो होंगे ही. और जब तुम अच्छे जजमेंट्स दोगे तो हम शायद, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात तो नहीं कर सकते बीइंग अ जज, जब तुम अपॉइंट हो जाओगे उसके बाद तो मैं क्लासरूम में पढ़ाऊंगा उनको. और बाद में जब कभी तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो तब हम करेंगे इंटरव्यूज. तो टू मेनी मोर सच कॉन्वर्सेशंस एंड टू योर सक्सेस. And once again, congratulations. Thank you. Thank you so much, Amandeep. And I must put on record my gratitude to this entire team. Whatever work that you are doing selflessly and teaching students free of cost, this is something that not everyone can do. If you ask me to prepare a 10 minutes or 15 minutes video now, I will take more than 3-4 hours. Now, every day you are preparing lectures for more than 30 minutes. I think this is something which requires a different set of passion. So people will get to know about it, people will appreciate it, and people will associate with you. This is my honest wish, and I really hope that this particular platform reaches to million of people who needs this kind of lecture series and this kind of conversations altogether. And for any help or for any assistance, if I am eligible for that, I will definitely come up. Purneet, thank you for those kind words. And even this is my aspiration that I want to reach everyone who is concerned with law, who has any relation with law in this country, from Uttar Pradesh till Northeast. So I hope it will happen with the support of all my friends and everyone. And thank you for joining me once again. See you. Thank you so much, Aman.